पहले सेशन में हम डिस्कस करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फ्रेमवर्क, साथ ही में इसके मेजर ट्रेंड्स, चैलेंजेस और उसके कुछ मेजर सॉल्यूशंस। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फ्रेमवर्क का दूसरा लक्ष्य है 2015 तक यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को प्राप्त करना। जो सूचक इस लक्ष्य से अलाइन करते हैं वो हैं प्राइमरी एजुकेशन का नेट एनरोलमेंट रेशियो, छात्रों का अनुपात जिन्होंने पहली कक्षा से पढ़ाई की शुरुआत की और अंतिम कक्षा तक पहुँचे, साक्षरता का दर 15 से 24 साल के स्त्री और पुरुष का, और तीसरा लक्ष्य है लिंग समानता का, जिसका उद्देश्य है नारियों को सशक्त करना और इसका सूचक है प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में लड़कियों का अनुपात लड़कों के तुलना में। अगर आप साउथ एशिया के करंट इंडिकेटर ट्रेंड्स की स्लाइड देखेंगे तो इसमें बेसिकली आपको एनरोलमेंट के करंट स्टेटस, प्राइमरी एजुकेशन को पूर्ण करने वाले छात्रों का करंट स्टेटस, साउथ एशिया के प्राइमरी स्कूल में लड़की और लड़कों का अनुपात देखने को मिलेगा। जो मेन पॉइंट्स इस स्लाइड्स को देखने के बाद सामने आ रहे हैं, सारे देशों का नेट एनरोलमेंट रेट 70% से ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान को छोड़कर बाकी सारे देशों का प्राइमरी स्कूल कंप्लीशन रेट भी काफ़ी अच्छा है। लड़कियों और लड़कों का अनुपात भी काफ़ी अच्छा है, जो लिंग समानता दर्शाता है। बच्चे स्कूल्स में उपस्थित हो रहे हैं, तो ये तो दर्शाती है पूरे साउथ एशियन देशों की पिक्चर, जिसे देख के साबित होता है कि सारे साउथ एशियन देश MDGs, जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के द्वारा बताई गई थी, उसे प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमें जल्द ही महसूस हुआ कि बच्चे स्कूल तो आ रहे हैं, लेकिन सीख कुछ नहीं रहे। ये तो एक प्रकार का एजुकेशन लर्निंग क्राइसिस है। बच्चों का स्तर दूसरी या तीसरी कक्षा का भी नहीं है। बच्चे अपनी कक्षा के स्तर की रफ्तार से चलने में असफल हो रहे हैं। ये एक प्रकार की विडंबना ही है। 61% इंडिया की जनता के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, जबकि 41.7% ही 5वीं कक्षा के बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी कक्षा की किताब पढ़ पाते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी तो आई है, लेकिन सीखने के मामले में हम पिछड़ रहे हैं। एक बच्चे को जो असल में सीखना चाहिए, जितनी उसकी क्षमता है और जो वो सीख रहा है, उसमें काफ़ी बड़ा अंतर है। जिन बच्चों पर इस लर्निंग क्राइसिस का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है, वो या तो लड़कियां हैं या सबसे गरीब तबके के बच्चे हैं, जिन्हें सरल अंकों का भी ज्ञान नहीं है। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कैसे एजुकेशन पॉलिसीज़ प्रैक्टिस में आ रही हैं। ये केस स्टडी है नंद नगरी की, जहां असर और प्रथम ने अध्ययन किया और जानने की कोशिश करी कि RTE एक्ट शहरों के स्लम सेटिंग में किस प्रकार लागू हो रहा है। ये अध्ययन 2011 में दिल्ली के म्यूनिसिपल वार्डों में किया गया, जहां मुख्य सवाल था कि RTE एक्ट इस क्षेत्र और पड़ोस के क्षेत्र में कितना लागू हो रहा है। ये सर्वे 6 से 10 साल और 10 से 11 साल के बच्चों के साथ किया गया, ये समझने के लिए RTE एक्ट के उद्देश्य के मुताबिक बच्चों को स्कूल की सुविधा मिल पा रही है या नहीं, वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं। और ये पाया गया कि अधिकतर बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल ना जाने वाले 6 से 10 साल के बच्चों की संख्या 2.7% के लगभग मिली। इसी प्रकार 11 से 14 साल के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनकी संख्या 3.6% मिली, लेकिन अधिकतर बच्चे स्कूल जाते हुए मिले।
तो इससे ये तो पता चल गया कि आरटी एक्ट में जो स्कूल जाने की बात हुई वो तो लागू हो रही है। ऐसे में ये भी पाया गया कि अधिकतर बच्चे एमसीडी या दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी कम मिली। अगर हम बात करें एजुकेशन के टर्म्स में, एजुकेशन मिलने के टर्म्स में तो हमें काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा आया है, लेकिन क्वालिटी के टर्म्स में हम ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। इस अध्ययन में बच्चों के हिंदी और इंग्लिश के रीडिंग के स्तर काफ़ी कमज़ोर मिले। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, ऐसे बच्चों की संख्या जो दूसरी कक्षा की किताब पढ़ पा रहे थे काफ़ी कम है। अगर हम आरटीई लागू होने की बात करें तो हम देखते हैं कि बच्चों की स्कूल जाने की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। जगह जगह स्कूल खुल गए हैं, लेकिन असल मायने में बच्चों के सीखने का स्तर जो स्कूल में होना चाहिए वो काफ़ी कमज़ोर है। ये टेबल दर्शाता है कि 5वीं कक्षा के छात्र दूसरी कक्षा की हिंदी और अंग्रेज़ी की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं और ये हालत सारे एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की है। आधे से ज़्यादा दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के 5वीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पाए। ऐसी ही स्थिति अंग्रेज़ी की मिली। प्राइवेट स्कूल्स इस मामले में बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अगर जनरली बात की जाए तो लर्निंग पार्ट में हम पिछड़ रहे हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा, इस कम्युनिटी में एनरोलमेंट काफ़ी अच्छा है, स्कूल की उपलब्धता भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन लर्निंग लेवल के मामले में कमज़ोर है। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन को समझने के लिए कि हमने क्या कवर किया है, क्या नहीं, मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। उदाहरण के तौर पर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का है वो कि ये सिर्फ उपलब्धता पर फोकस कर रही है, लेकिन लर्निंग पार्ट अभी भी मिसिंग है। डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में कोई तालमेल ही नहीं है। जो काम हेल्थ सेक्टर कर रही है उसका कनेक्शन नहीं है एजुकेशन से। जैसे कि हमें पता है, एमडीजीज को साथ में काम करना चाहिए, क्रॉस सेक्टोरल काम काफ़ी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए काफ़ी मुश्किल है कि सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए और हेल्थ इम्यूनाइजेशन को पीछे छोड़ दिया जाए। जिस प्रकार का एमडीजीज का सेटअप है उस हिसाब से काफ़ी कम स्कोप है क्रॉस सेक्टोरियल तालमेल का। कोई एक्शन ओरिएंटेड फोकस भी नहीं है। एमडीजीज ये तो स्टेटस बता देती है कि क्या एनरोलमेंट का लेवल है, क्या लर्निंग का लेवल है, लेकिन ये नहीं बताती कि इनके सुधार के लिए एक देश को क्या कदम उठाने चाहिए। प्रॉपर डेटा की कमी है जिससे ये आंकलन लगाया जा सके कि एमडीजीज प्राप्त करने में कितने सफल हुए हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि सभी देश नियमित अंतराल पे इतने सर्वेस और जनगणना नहीं करा सकते। हर साल हर स्कूल जाके ये पता करना कि उनके यहाँ कितने एनरोलमेंट हैं काफ़ी कठिन है हमारे सांख्यिकी विभाग के लिए। स्वामित्व की भी कमी है। सरकार के ऐसे कोई भी 2 डिपार्टमेंट नहीं है जो कहें कि आओ फोर्स ज्वाइन करो और साथ में काम करते हैं एमडीजीज को प्राप्त करने के लिए। 2012 में यूएन सेक्रेटरी जनरल बन की मून ने पहल की थी पहला एजुकेशन बेस्ड कैंपेन चलाने की, जिसका मुख्य उद्देश्य था विभिन्न पार्टनर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटीज़ को साथ में लेके एजुकेशन बेस्ड कैंपेन को प्राथमिकता देने की।
मुख्य प्राथमिकताएं कुछ इस प्रकार थीं। सारे बच्चों को स्कूल में डालो एमडीजीज के मुताबिक। सब बच्चों को शिक्षा मिले दूसरा लक्ष्य है। लर्निंग क्वालिटी में सुधार जो एमडीजी ने फोकस नहीं किया था। एजुकेशन फर्स्ट कैंपेन में यूएन सेक्रेटरी जनरल ने ना ही सिर्फ स्कूल उपलब्ध कराने की बात की, साथ ही में एजुकेशन क्वालिटी पर भी जोर दिया और अंतिम प्राथमिकता थी ग्लोबल सिटीजनशिप को प्रोत्साहित करना। Quality education for all is essential for sustainable development and the fight against the poverty. क्वालिटी एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। Our efforts are bearing fruit. एजुकेशन फिर से एक महत्वपूर्ण स्थान ले रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में। Young people have युवक लोग भी एक नया रास्ता बना रहे हैं। मलाला यूसुफजई से प्रेरित होके stand with them in demanding हम उनकी शिक्षा के अधिकारों की मांग में उनके साथ खड़े हैं। education and the millions more ग्लोबल एजुकेशन फर्स्ट इनिशिएटिव और अपने डेवलपमेंट पार्टनर से प्रोत्साहित होके मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा स्कूल जाए और अच्छी शिक्षा ग्रहण करे जो उन्हें 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करे। life in the 21st century. हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए गरीब तबके के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। इसके लिए हमें बोल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप और वित्त में वृद्धि की ज़रूरत होगी। But we must do more. शिक्षा का स्तर पिछले 10 साल में काफ़ी गिर गया है। हमें स्तर को उठाना ही है। इसके लिए हमें नए पार्टनरशिप्स लाने की ज़रूरत है Financial commitment जिससे हम लोगों का ध्यान शिक्षा के ऊपर ला सकें। dropped for the मैं सभी लीडर्स को आमंत्रित करना चाहूँगा कि इस पहल में हमारा साथ दें और शिक्षा को प्राथमिकता दें, जो हमें मदद करेगा हमारा भविष्य संवारने में। I renew my call to all the leaders to join our initiative and put education first. Education is a fundamental right and essential for shaping the future we want.